तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम विज्ञान कथा यानी साइंस फिक्शन की दुनिया की सबसे प्रभावशाली रचनाओं में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। इयन बैंक्स की द कल्चर सीरीज। सच कहूं तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सीरीज की गहराई में उतरते हैं और इसके सारांश को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण ज्ञान की यात्रा नाम के एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट पर आधारित है। और पता है ये ब्लॉग मुझे इतना पसंद क्यों है? क्योंकि ये किताबों के मुश्किल दार्शनिक ज्ञान और रोजमर्रा की समझ को बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम तक पहुंचाता है। तो चलिए सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि कल्चर सीरीज कोई आम सी साइंस फिक्शन या स्पेस एडवेंचर कहानी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये कोई सीधी सादी गाथा नहीं है, बल्कि ये दार्शनिक उपन्यासों का एक ऐसा सेट है जो एक बहुत ही गहरे और बुनियादी विचार के इर्द गिर्द घूमता है। और वो विचार है, जब आपके पास असीमित शक्ति हो, अनलिमिटेड पावर हो, तो असल में अच्छा होने का मतलब क्या रह जाता है? जरा सोचिए इस बारे में। यान बैंक्स इसी सवाल का जवाब युद्ध की कहानियां, राजनीति और ब्रह्मांड के रहस्यों से भरे अलग अलग अध्यायों के जरिए देते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले अध्याय से। फ्लेबस पर विचार करें। दिलचस्प बात यह है कि बैंक्स कहानी की शुरुआत इस परफेक्ट संस्कृति या यूटोपिया से नहीं करते, बल्कि उनके कट्टर दुश्मन के नजरिए से करते हैं। मिलिए बोरा होर्जा से। होर्जा का साफ मानना है कि ये जो एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाला समाज है ये असल जैविक जीवन का सीधा सीधा अपमान है। अब होर्जा का ये जो मिशन है वो उसे एक ऐसी आकाशगंगा में ले जाता है जो सचमुच आग की लपटों में घिरी हुई है, एक पूरी तरह से टूटी हुई दुनिया। यहां नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ बस हालात पर निर्भर करता है, चाहे वो मौत की पूजा करने वाले पागल पंथ हो या फिर नरभक्षी समाज। यहां सिर्फ जिंदा बचना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। अगर आप होर्जा की नज़रों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो संस्कृति है ये बहुत ही मैनिपुलेटिव यानी जोड़ तोड़ करने वाली है, और एआई पर इनकी निर्भरता खतरनाक हद तक ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ उनके दुश्मन ईरान भी कुछ कम नहीं हैं। ये चैप्टर हमें साफ साफ याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे आदर्श राज्य भी अक्सर खून खराबे और रक्तपात की नींव पर ही खड़े होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, खेलों का खिलाड़ी। पहले चैप्टर के घमासान युद्ध के बाद कहानी अब मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की तरफ मुड़ती है। यहां हमारी मुलाकात होती है जर्नाओ मुराद गुर्गेस से। यह इंसान इस संस्कृति का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन वो उब चुका है। क्योंकि जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी चीज की कोई कमी ही ना हो, वहां किसी भी चीज में निपुण होना बेमानी सा लगने लगता है ना। इसी बोरियत का फायदा उठाकर उसे आज़ाद नाम के एक बहुत ही पेचीदा खेल में उतार दिया जाता है। और पता है, आज़ाद सिर्फ एक खेल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी सभ्यता है। यहाँ सत्ता, सामाजिक पद, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा खेलते हैं। इसी भ्रष्ट दुनिया में गुरगेह का सामना भयानक गुलामी और परंपरा के नाम पर छिपी क्रूरता से होता है। और यहीं पर सीरीज का एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या होता है जब एक बिल्कुल परफेक्ट आदर्श समाज का सामना एक ऐसी सभ्यता से होता है जो सिर्फ वर्चस्व और ताकत पर टिकी हो? कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब गुर्गे को अचानक एहसास होता है कि वो तो शुरू से ही बस एक मोहरा था। इस तथाकथित संस्कृति की जो भलाई है उसके पीछे असल में एक बहुत गहरी और ठंडी रणनीतिक कूटनीति काम कर रही है। अब आते हैं अध्याय 3 पर, हथियारों का प्रयोग। सच कहूं तो ये इस पूरी सीरीज का शायद सबसे डार्क और अंधकारमय हिस्सा है। यहां हम मिलते हैं ज़ैंकलवे से, जो एक भाड़े का सैनिक है और अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। संस्कृति उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि भाई वो खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। और इस चैप्टर के अंत में जो भयानक सच सामने आता है वो लिटरली आपके होश उड़ा देगा और पूरी किताब को देखने का आपका नजरिया ही पलट कर रख देगा। आगे है अध्याय 4, वर्तमान स्थिति। ये चैप्टर हम पाठकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि अब कहानी वापस हमारे अपने ग्रह यानी पृथ्वी की ओर मुड़ती है, और वो भी 1970 के दशक के आखिर में, लेकिन एक यूटोपिया, एक आदर्श लोक के नजरिए से। इस चैप्टर में पृथ्वी पर रिसर्च करने वाला दल एक बड़ी बहस में उलझ जाता है। क्या उन्हें हम इंसानों के मामलों में दखल देना चाहिए? क्या उन्हें हमारा उत्थान करना चाहिए? जब वो हमें देखते हैं तो उन्हें पृथ्वी बहुत ही हिंसक, जुनूनी और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल लगती है। अंत में उनका हमारे मामलों में दखल न देने का फैसला ही अपने आप में एक बड़ा जवाब बन जाता है कि इंसानियत यानी हम अभी इसके लिए तैयार ही नहीं है।
ये चैप्टर ना एक परफेक्ट दुनिया के अकेलेपन और हमारी अपूर्णता, हमारी कमियों की खूबसूरती पर बहुत गहराई से बात करता है। खैर, इसके बाद आता है अध्याय 5 विलय। यहाँ कहानी में एक ऐसी बाहरी समस्या की एंट्री होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस चैप्टर की सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ एआई कोई बेजान मशीनें या उपकरण नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही स्मार्ट, व्यंग्यात्मक और कभी-कभी तो बच्चों जैसी हरकतें करने वाले राजनीतिक वर्ग के रूप में सामने आते हैं। इस अध्याय में संस्कृति का सामना एक ऐसी शक्ति से होता है जो बहुत बहुत प्राचीन है और हमारी समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन पता है दिलचस्प क्या है? इस पूरे ब्रह्मांडीय स्तर के शतरंज के खेल के बीच भी जो हमारी मानवीय भावनाएं हैं ना, चाहे वो प्यार हो, दुख हो या धोखा हो, वो ब्रह्मांड के सामने भले ही बहुत छोटी लगें, लेकिन उनका अपना एक बहुत गहरा महत्व होता है। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 6 की, व्युत्क्रमण। इसे मैं एक बहुत ही शांत और मास्टरपीस चैप्टर कहूंगा, क्योंकि यहाँ पूरी किताब में संस्कृति का सीधे तौर पर एक भर भी नाम नहीं लिया गया है। इसके बजाय हम एक पुराने जमाने के डॉक्टर और एक बॉडीगार्ड की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखते हैं, और ये दोनों कहानियां बहुत ही चालाकी से एक ही छिपे हुए सच की तरफ इशारा कर रही होती हैं। अगर आप सॉफ्ट पावर को समझना चाहते हैं तो ये चैप्टर उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। विचार कैसे धीरे धीरे फैलते हैं, समाज कैसे बदलते हैं, और सबसे जरूरी बात, किसी भी समाज में बिना किसी को पता चले अदृश्य रूप से कैसे दखल दिया जा सकता है। ये अध्याय जोर जोर से कुछ नहीं बोलता, बल्कि आपके कानों में शांति से फुसफुसाकर बहुत कुछ कह जाता है। अब हम आ गए हैं अध्याय 7 पर, आगे की ओर देखो। पहले अध्याय की घटनाओं के लगभग 800 साल बाद कहानी वापस उस भयानक युद्ध के परिणामों और उसके घावों पर लौटती है। यहाँ हम एक ऐसे संगीतकार को देखते हैं जो एक तबाह हो चुकी सभ्यता से है, और उसे अनजाने में ही बदले के एक बहुत बड़े और गुप्त षड्यंत्र का मोहरा बना लिया जाता है। ये हिस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीत की असली कीमत क्या होती है और शांति कितनी नाजुक चीज है। इसके तुरंत बाद आता है अध्याय 8 पदार्थ। ये चैप्टर पुराने इतिहास और आधुनिकता के बीच के टकराव को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। यहाँ 3 भाई बहन हैं जो जिंदगी में बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल चुके थे, लेकिन एक बहुत ही प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उन्हें फिर से एक साथ आना पड़ता है। और अब अध्याय 9, सतही विवरण। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें तो ये इयान बैंक्स के सबसे डार्क और परेशान करने वाले आइडियाज में से एक है। जरा सोचिए, कुछ सभ्यताएं वर्चुअल हेल यानी आभासी नरक चलाती हैं, जहां लोगों के मरने के बाद उनके डिजिटल दिमाग को अनंत काल तक भयानक यातनाएं दी जाती हैं, और इसी खौफनाक कंसेप्ट की वजह से खुद स्वर्ग जैसी इस दुनिया में एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध छिड़ जाता है। इस चैप्टर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा मॉरल सवाल खड़ा होता है। अगर जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं वो असल में सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, तो क्या उस दर्द का महत्व कम हो जाता है? इयान बैंक्स का जवाब इस पर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं। दर्द तो आखिर दर्द ही होता है, चाहे वो असली हो या वर्चुअल। फाइनली हम पहुंचते हैं आखिरी अध्याय पर, हाइड्रोजन सोनाटा। ये इस पूरी सीरीज का समापन है। यहां दिखाया गया है कि कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता अपने अस्तित्व के एक उच्चतर स्तर पर, एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की तैयारी कर रही है। इसे आप एक बहुत ही शांत और ब्रह्मांडीय विदाई कह सकते हैं। ये चैप्टर हमसे पूछता है कि आखिर किसी चीज के अंत का मतलब क्या होता है, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का असल मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी सीरीज को समेटें तो इन 10 अध्यायों के जरिए इयान बैंक्स ने एक ऐसा यूनिवर्स रचा है जहां यूटोपिया या आदर्शवाद कोई फाइनल मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाली बहस है, एक बातचीत है। ये जो संस्कृति है ना, ये असल में किसी और की नहीं, बल्कि हम इंसानों की अपनी महत्वाकांक्षाओं और हमारी ही कमियों का एक बहुत बड़ा आईना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कमाल का सारांश आज हमने डिस्कस किया, इसे प्रफुल्ल शर्मा जी ने लिखा है। उनकी जो चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी है वो इस ब्लॉग में साफ दिखती है। तो इस पूरी शानदार यात्रा के बाद मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। मान लीजिए कल को हमें भी ऐसी ही असीमित शक्तियाँ मिल जाएं, हम भी एक यूटोपिया बना लें, तो क्या हम अपनी इंसानियत को बचा पाएंगे, या फिर हम भी उसी सिस्टम का महज एक मोहरा बनकर रह जाएंगे? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। मिलता हूँ आपसे अगली चर्चा में।